हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन में। आशा करता हूं दोस्तों आप जो बच्चे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आया हूं धातु एवं अधातु का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा बाकी रह गए थे। जैसे पिछले वीडियो में मैंने टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया था, उसके और जो टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बाकी रह गए थे उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय बना लेते हैं, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को समझते हैं, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं। आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जैसे कि 20 क्वेश्चन हमारा हो चुका था, तो अभी हम 21 से स्टार्ट करते हैं। 21 में आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, उन्हें क्या कहते हैं। जब धातुओं को हम किसी भी कठोर सतह से टकराते हैं तो आवाज़ उत्पन्न करती है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, सुरीली आवाज़ कहते हैं, दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो दोस्तों, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराते हैं तो उसमें उससे उत्पन्न होने वाले आवाज़ को जो है ना ध्वनिक के नाम से जाना जाता है। इसको सोनरस भी कहते हैं। कहीं कभी आपको अगर ऑप्शन में सोनरस दिया रहे तो आप सोनरस बोलेंगे। ठीक है, ध्वनिक या फिर सोनरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा है, एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो उष्मा की अल्पतम चालक होती है। यानी कि एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो उष्मा का चालक तो है लेकिन अल्पतम चालक। अल्पतम चालक का मतलब ये हुआ कि वो दोस्तों कम चालक है। ठीक है, उससे उष्मा जो है या उष्मा या विद्युत धारा कम चालक होती है, कम चालन होती है। तो वो है आपका पीबी, लेड है दोस्तों। ठीक है, लेड आपका क्या है, उष्मा और विद्युत, उष्मा और विद्युत दोनों का अल्पतम चालक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा है, एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। आपको एक ऐसे धातु का नाम बताना है जो हथेली पर रखने से ही पिघलने लगती है, वो है आपका गैलियम। वह है आपका गैलियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, गैलियम। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 में आपसे पूछा है, उस धातु का नाम बताएं जो विद्युत के प्रभाव का तीव्र प्रतिरोध करता है। तीव्र प्रतिरोध मतलब ये हुआ कि जो विद्युत की धारा का मतलब प्रभावित होने से रोकता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, जो विद्युत धारा को प्रभावित होने से रोकती, तो वो है आपका दोस्तों पारा है। पारा आपका क्या है, तीव्र प्रतिरोध है जो विद्युत धारा को प्रभावित होने से रोकता है। ठीक है, और पारा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पारा एक द्रव है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। पारा ही एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन 25 पूछा है, कौन सी धातु ये दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। अब इसमें से दिए गए अभिक्रिया में कौन सा ऐसा एक धातु है जो दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्लों के साथ तेजी से अभिक्रिया करेगी। तो वो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी Mg+H2 से वो तेजी से अभिक्रिया करती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है। सिनेबार एक अयस्क है, ये कौन सा धातु का अयस्क है ये आपको बताना होगा। तो अयस्क क्या होता है, अयस्क धातु का सबसे पहला रूप अयस्क के रूप में आता है। जितने भी धातु हमारे पृथ्वी में हमें जो मिले हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिले हैं, वो सबसे पहले अयस्क के रूप में आए हैं। उनका खनन हुआ, फिर जाके उसका क्या कहते हैं उसको उसका शुद्धिकरण हुआ, परिष्करण हुआ, उसके बाद हम उसका यूज करते हैं। तो जो अयस्क सिनेबार जो अयस्क है ये कौन सा धातु का अयस्क है, ये है आपका Hg यानी कि मरकरी का है दोस्तों। ठीक है, मरकरी का अयस्क क्या है, सिनेबार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है, 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है। ये तो हम जानते हैं कि सोना जो है, सोना में तन्यता का गुण पाया जाता है। अगर धातु चैप्टर को आप अच्छे से समझे होंगे, आप जानते हैं धातु की जो परिभाषा है। धातु की परिभाषा क्या है, धातु में आघात बद्रता में तन्यता का गुण होती है। ठीक है, उसी प्रकार तन्यता का गुण सबसे अधिक अगर किसी में होता है वो है आपका सोना। तो सोना को 1 ग्राम सोने को हम खींच के कितना लंबा तार बना सकते हैं, तो वो है आपका दोस्तों 1 ग्राम सोना को ना हम खींच के 2 किलोमीटर तक का लंबा तार बना सकते हैं। 2 किलोमीटर तक का, इतनी तन्यता होती है सोना में। ठीक है, सोना में सबसे अधिक चमक भी होती है और उसमें तन्यता का भी गुण होता है। तो 1 ग्राम सोने को हम 2 किलोमीटर तक खींच के लंबा तार बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन 28 में पूछा है, जिंक के साथ अन्य किस धातु को मिलाकर जिंक अमलगम बनाया जाता है। अमलगम, अमलगम क्या होता है। ठीक है, जिंक के साथ जब मर्क्यूरी का अभिक्रिया करते हैं तो अमलगम का निर्माण होता है। यहाँ पे मर्क्यूरी इसका राइट आंसर होगा, मर्क्यूरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मर्क्यूरी, Hg। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन 29, धातु को उसके अयस्क से धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। धातुओं को जो है ना उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए हम कौन सी रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, तो वह है दोस्तों अपचयन अभिक्रिया। क्या है, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों, जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है लेकिन क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। देखिए, ऑक्साइड से प्राप्त करने की बात कही गई यहाँ पे कहा गया कि उसके ऑक्साइड से, यानी कि
ऑलरेडी धातु में क्या लगा रहेगा, ऑक्सीजन लगा रहे हैं, लेकिन रिएक्शन के बाद हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन हट जाएगा। ऑक्सीजन हटना क्या कहलाता है, हमारा उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी, उपचयन रासायनिक प्रक्रिया होगी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन 30 में पूछा है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर तत्व का नाम बताएं। प्रचुर तत्व का नाम, यानी भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो है ना वो ऑक्सीजन पाया जाता है, तभी हम इसे सांस के रूप में लेते हैं, श्वास प्रश्वासन के रूप में लेते हैं ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर तत्व का नाम है वो है ऑक्सीजन दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन 31 में क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन 31 दिया, निम्न में से कौन सी धातु जल में आग उत्पन्न करती है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम या ये सभी। तो दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु अगर बात करें तो वो है आपका दोस्तों सोडियम, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से सोडियम एक सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। और हम जानते हैं कि सोडियम को जो है ना केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, इसका रीज़न यही है कि सोडियम जो है ना इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि अगर हम उसे खुला में रख दें तो स्वतः हवा के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेगी, जलने लग जाएगी। जब हवा के साथ आग पकड़ लेगी, जलने लग जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, ये जल से भी अभिक्रिया करती है, ठीक है। जल से तीव्र गति से अभिक्रिया करती है, जल में भी आग उत्पन्न कर सकती है। इसलिए सोडियम को हम क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो 31 का क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सी धातु जल के साथ आग उत्पन्न कर सकती है, वो है आपका दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सोडियम है, जो जल के साथ अभिक्रिया करके आग उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन 32 में पूछा आपसे, इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित है। इस्पात में जो उपस्थित धातु है वो है आपका कार्बन। कार्बन आप में इस्पात में क्या उपस्थित है, कार्बन अधातु उपस्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कार्बन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा है, एक ऐसी अधातु का नाम बताएं जो गैस अवस्था में पाई जाती है। ये एक अपवाद है दोस्तों। जैसे यूँ तो हम जानते हैं जितने भी अधातु हैं, ठीक है, अधातु क्या होता है, ज़्यादातर अधातु गैस अवस्था में ही होते हैं, लेकिन आपको जो ऑप्शन दिया गया इसमें से आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा धातु है जो गैस अवस्था में होता है। जैसे ऑक्सीजन है, ब्रोमीन है, ए और बी दोनों, ऑक्सीजन और ब्रोमीन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, लेकिन ये द्रव अवस्था में होता है, ये एक अपवाद है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन जो है ना दोस्तों गैस अवस्था में पाई जाती है। ऑक्सीजन एक अधातु है, ये किस अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्न में से कौन सा अवधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण है। अवधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, अवधर्मी ऑक्साइड के बारे में आपको जानना होगा सबसे पहले। तो अवधर्मी ऑक्साइड वह ऑक्साइड है जिसमें हम अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण प्रदर्शित होता है। इसमें अवधर्मी ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण प्रदर्शित है, उसे हम अवधर्मी ऑक्साइड करते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। Al2O3 जो है ना अवधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। Al2O3 और ZNO होता है, यहाँ पे ZNO नहीं दिया हुआ है, Al2O3 दिया है, तो आप Al2O3 को आप क्या करके टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन 35 में आपसे पूछा है, क्या होता है जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। जब धातु को हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, धातु ऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, धातु ऑक्साइड बनेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देते हैं। क्वेश्चन 36 में पूछा आपसे, क्या होता है जब धातु किसी तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। अच्छा, जब धातु किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, या नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है, या इनमें से कोई नहीं। जब भी कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, सबसे पहले एक तो लवण बनाएगी, ठीक है, लवण बनाएगी। लवण बनाने के बाद क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन गैस वहाँ से मुक्त होता है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर किस धातु को रखा गया है। सक्रियता श्रेणी को याद रखने का मैंने एक शॉर्ट ट्रिक, एक निंजा ट्रिक मैंने बताया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके उस शॉर्ट ट्रिक को देख सकते हैं कि कैसे हम सक्रियता श्रेणी में जो 13 एलिमेंट है उसे हम इजी तरीके से कैसे रख सकते हैं। यूँ तो हम उसको रटना चाहेंगे तो याद रख सकते हैं, लेकिन मैंने उसका एक शॉर्ट तरीका बताया था कि आप कैसे याद रख सकते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर अगर कोई धातु है तो वो है आपका पोटेशियम, जिसको हम डिनोट करते हैं कैसे, पोटेशियम आपका क्या है, सबसे टॉप में रखा जाता है। सक्रियता श्रेणी को किस रूप में सजाया गया है, सक्रियता श्रेणियों को उनके घटते हुए क्रम में सजा गया है। घटते हुए क्रम में कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे टॉप में रखा गया सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु को, उसके नीचे रखा गया उससे कम अभिक्रियाशील धातु को, ठीक है। सबसे लास्ट में रखा गया है किसको, सिल्वर का रखा गया सबसे लास्ट में दोस्तों, ठीक है। ए जी चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको क्या दिया हुआ है,
जिस अभिक्रिया के द्वारा रेलवे ट्रैक को जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या है, यानी क्या कहते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मिस हो गया है। जिस अभिक्रिया से रेलवे ट्रैक को जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो जिस अभिक्रिया के द्वारा रेलवे ट्रैक को जोड़ा जाता है उसे हम कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन 39 में आपसे पूछा है कपर के अयस्क का नाम बताइए। कपर का एक अयस्क है जिससे हम कपर प्राप्त करते हैं, उस कपर अयस्क का नाम क्या है, वो है आपका कपर गलनांश। कपर गलनांश को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, बाइक की उपस्थिति में, तो ये क्या होता है, हमें कपर हमें प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40, ये हमारा टॉप 40 एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा है रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए एक यौगिक है जिसका नाम एक्स दिया गया है। रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए यौगिक एक्स तथा एल्युमिनियम का उपयोग होता है, यौगिक एक्स को पहचाने। रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए एक यौगिक एक्स है जिसको हम एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, लेकिन ये यौगिक एक्स क्या है ये आपको बताना है। ये यौगिक एक्स आपका दोस्तों आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड इसको पढ़ते हैं हम लोग, ये आपका Fe2O3 है, Fe2O3, ठीक है। तो ये था हमारा धातु अधातु का टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हमारा कंप्लीट होता है। पार्ट 1 का वीडियो में मैंने 20 बताया था, पार्ट 2 के वीडियो में मैंने 20 बता दिया, कंप्लीट हो गया ये हमारा सेशन यहाँ पे। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। धातु और धातु का, इससे पहले मैंने कार्बन और उसकी यौगिक का बताया है, अम्ल क्षारक लवण का बताया है, ठीक है, उन सारे वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रमण समीकरण का भी मैंने बताया है टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सारे वीडियोस का जाके आप देखिए और उसका नोट डाउन आप करिए, अपने कॉपी में लिखिए सारे नोट्स को। टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से आपका क्या मिलेगा, आपको वहाँ से इन सारे वीडियोस का आपको पीडीएफ मिल जाएगा जिससे आप आसानी से आप नोट्स बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। समय काफ़ी कम है दोस्तों और आपको ये तैयारी बहुत अच्छे से तरीके से करना है, बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी करिए, समय अपना दीजिए। और मैं बार बार कहता हूँ अपना एक रूटीन बनाइए दोस्तों, एक आप रूटीन बनाइए, आप अपने रूटीन के हिसाब से अपना तैयारी में लग जाइए दोस्तों, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, आप सभी के साथ मेरा शुभकामनाएं हैं, आप सब बेहतर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक को इसको शेयर करें दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।